I am Preeti Panchal. I have secured rank 449 in UPSC Civil Services Examination 2021. मेरा इस बार रैंक 449 आया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो आज हम जो सेशन लेंगे उसमें जो भी एस्पिरेंट्स कॉमनली उनको डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, हम उन सब का आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि ये सेशन बाइलिंगुअल हो, ताकि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वालों को समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ। ओके, सो फर्स्ट लेट मी शेयर माई जर्नी विद यू। मैंने इस एग्जाम की तैयारी जनवरी 2020 में स्टार्ट करी। मैं जनवरी 2020 में ऑलरेडी IBM में 3 साल काम कर चुकी थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद मैंने GST डिपार्टमेंट में कुछ साल काम करा। तो जब मैं GST डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और मैंने जनवरी 2020 में तैयारी स्टार्ट करी। सो सिंस तैयारी मैंने ऑलरेडी बहुत लेट स्टार्ट करने का सोचा, तो आई थॉट कि आई शुड एक्चुअली टेक प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो दैट आई डू नॉट वॉन्डर हेयर एंड देयर, ताकि मुझे ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो अपने प्रिपरेशन में। तो आई immediately enrolled into a coaching institute, and for general studies specifically, not for the optional as of yet. So I went ahead with the coaching, and so that's how I started my journey. So I was preparing for the 2021 attempt. मैंने जब 2020 में स्टार्ट करा, तो मैंने ये सोच के स्टार्ट करा था कि मुझे 2021, दैट इज जून 2021 में अटेम्प्ट देना है। तो मैंने ये सोच के स्टार्ट करा था। सो दैट मीन्स कि 1.5 साल का मैंने विंडो पीरियड अपने लिए रखा था, जिसमें मैं अपनी पूरी तैयारी करूंगी। So then I started. So after that, I was like कि okay, I will give it my best. It may take 1 attempt or it may take 2 attempts, but I am ready to give it my best. So I went ahead with it, and then here I am sharing my experience with all of you. So that has been my UPSC journey. Yes, I attempted UPSC prelims in 2020, but उस टाइम पे मेरा सिर्फ 6 महीने का कोचिंग हुआ था। So I had nothing to lose. I did not have any attempts to lose. So I thought, let me give it a try. बट ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उस टाइम पे पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि 6 महीने से ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। सो वो प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, एंड अगर क्लियर हो भी जाता तो मुझे नहीं लगता कि मेरा मेंस क्लियर हो पाता, क्योंकि मेरी तैयारी उतनी साउंड नहीं थी 2020 अटेम्प्ट में। उसके बाद मैंने 2021 अटेम्प्ट दिया, तो काफ़ी मुश्किल रही, क्योंकि मैं वर्किंग भी थी, तो टाइम निकालना पढ़ाई के लिए और फोकस कर पाना थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद फिर सब कुछ सही होता गया। नाउ somebody has asked in the chat box that which services I have been allotted. So it is IRS, Indian Revenue Services now. So this is about my journey. So now actually I have got a few questions which I will be answering, which are the common questions जो कि बहुत सबको डाउट आते हैं जो तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो let us do this thing कि I will just first touch upon those areas which are common doubts for aspirants. Then we will take the questions in the chat box, right? You can आप लोग अपने क्वेश्चन लिख के रख सकते हैं चैट बॉक्स में, या फिर अलग से लिख के रख सकते हैं, तो ताकि हम सेशन के टैग एंड में ये ले सकें क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स की तैयारी से, कि लोगों को जनरली ये डाउट होता है कि प्रीलिम्स की तैयारी हम कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, और स्टैटिक और करंट में क्या बैलेंस बना के रखें, मैगजीन्स कौन सी पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी होता है क्या, ये सब चीजें। तो मैं स्टार्ट करूंगी पहले प्रीलिम्स से, देन हम मेंस पे जाएंगे, देन इंटरव्यू पे। पहली बात ये कि
newspaper is actually very, very, very important. It is the key to clear this exam. न्यूज़पेपर आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं चाहिए या सिर्फ आपको मेंस के लिए नहीं चाहिए. इट प्रोवाइड्स यू अ होलिस्टिक व्यू. ओके, वो आपकी धीरे धीरे यू वुड नॉट रियलाइज बट आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं जब आप न्यूज़पेपर को समझने लगते हैं. और मेंस में सिर्फ आपको क्रैमिंग नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको लिखना क्या है, आपको कैसा एनालिसिस करना है उसमें. तो उसके लिए मेंस आपका एडिटोरियल स्पेसिफिकली वो बहुत हेल्प करता है. एंड रही बात प्रीलिम्स की, तो आपको ये पता चलता रहता है कि अभी न्यूज में चल क्या रहा है. हाँ, बट इन माय ओपिनियन ओनली न्यूज़पेपर इज नॉट इनफ. आपको उसको एक मैगजीन से सप्लीमेंट करना चाहिए. और आजकल काफी डेली न्यूज एनालिसिस है. मैं राउज आईएएस का डेली न्यूज एनालिसिस वीडियो फॉलो करती थी, तो उसने काफी हेल्प करा मेरे को. तो व्हाट आई यूज टू डू अपार्ट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं एक मैगजीन राउज आईएएस की ही स्पेसिफिकली, तो एक मैगजीन मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन प्लस डेली न्यूज एनालिसिस वो मैं सुनती थी. एंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग नोट्स, कि देखिए प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाना मुझे लगता है उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स इज वेरी फैक्ट ड्रिवन. आप अगर नोट्स बनाएंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसे शायद रिवाइज ना कर पाए, राइट. तो दिस इज व्हाट, कि प्रीलिम्स के लिए आप एक बारी को नोट्स स्किप करना अफोर्ड कर सकते हैं मेरे हिसाब से. बट जरूरी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं मैगजीन्स में, आप जो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, आप जो डेली न्यूज एनालिसिस वीडियो सुन रहे हैं, क्या आपको वो समझ आ रहा है जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है. उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखिए. प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स पेपर देखना इसलिए सिर्फ जरूरी नहीं है कि पूछा क्या गया है, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से पूछा गया है. लेटर से कि एक कोई स्कीम न्यूज में है या फिर कोई और एस्पेक्ट न्यूज में है. It's not like you cram 4 to 5 facts about it and it will be asked in the exam. No, prelims is equally analytical these days. It is not only fact driven. So you have to know how question is asked, and you have to know ki out of 4 statements in the prelims, if at all there is one statement which you are not sure of, then can you still take a chance in that question? So that will come with practice. So now comes the importance of test series in prelims. See, prelims is not only about knowledge. People study a lot for this exam. So it's not only about knowledge. You have to develop those skills and tactics like elimination technique. So for that, you will have to go for test series. And test series are important for one this reason, that you have to know your strengths and weaknesses. Sometimes what happens that there is a question in which there are 4 statements. You are sure about 2 statements, but you are not sure about 2 statements. So are you ready to take that chance? 50-50% chance. You cannot come up with that answer for the first time जब आप एग्जाम में बैठेंगे. It comes with practice. So for that, you have to attempt the mocks for prelims, as many mocks as possible. I attempted around 12 to 13 mocks, but I feel they are way lesser. I got lucky that I cleared the prelims, but you should at least attempt, I believe, 25 mocks. This is very, very, very important. And second thing the second way in which prelims test series help you is to find your Goldilocks zone. Like when I was attempting mocks, my accuracy level was such that if I was crossing my attempt of questions above 90, then I was getting a lot of negative marks. So that would not, help me in reaching the cutoff. And if I was attempting anywhere
let us say lesser than 80, then my accuracy was not good enough to reach the cutoff. So I actually had to find a way that whenever I am attempting the prelims paper, I have to stop at somewhere around 85. बिकॉज इफ आई गेट ओवर जेलस, अगर मैं ज्यादा उत्साहित होकर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं प्रीलिम्स में, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी ज्यादा और मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाऊंगी. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बहुत डर डर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही ना करूं, तो शायद मैं जो अच्छे चांसेस ले सकती थी पेपर में, वो मैं अब नहीं ले रही हूँ. राइट? तो ये चीज आपको एक पेपर से नहीं आएगी, दो पेपर से नहीं आएगी, ये चीज आपको आएगी बहुत सारे मॉक्स देने से. तो प्रीलिम्स में मैं इक्वल वेटेज दूंगी आपके नॉलेज को प्लस आपकी प्रैक्टिस को. ओके, नाउ वी कम टू द बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स. सी, एक और क्वेश्चन होता है कि एस्पिरेंट्स के मन में कि हम क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करें, बिकॉज सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, ऑनेस्टली टेलिंग यू. तो देखिए, स्टैटिक सिलेबस के लिए सब जानते हैं जो मैं बुक्स के नाम लेने वाली हूँ, बट जरूरी ये नहीं है कि उन सबको पढ़ना, जरूरी ये है कि उनको बार बार ही पढ़ना है. जैसे कि लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और लाइक दिस, हिस्ट्री के लिए हमारी ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, राइट? इकोनॉमी के लिए कुछ नोट्स हैं. तो दीज आर वेरी, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, बट उसकी भी काफी सिलेक्टिव रीडिंग. एंड आपकी जीसी लियोंग है ज्योग्राफी के लिए, राइट? तो ये सारी बुक्स बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सबको पढ़नी ही चाहिए. लेकिन आई वुड स्टिल से कि आप उसको बार बार पढ़िए. जैसे लक्ष्मीकांत है, और डिसहार्टन मत होइए कि पहली बार पढ़ के समझ नहीं आ रहा है हमें. सबके साथ होता है ये. मतलब मैंने जब पहले लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, आई वॉज लाइक, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में करी है. तो लास्ट टाइम जो मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े थे वो मेरी 6 प्रोबेबली 10th क्लास वॉज माई लास्ट. तो सब कुछ वॉश अवे हो चुका था मेरे दिमाग से. तो आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. बट पहली बार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा कि मुझे लक्ष्मीकांत पहली बार पढ़ के सब कुछ याद हो जाएगा. किसी को नहीं होता. पहली बार की जो रीडिंग किसी भी बुक की होती है, वो एक नॉवल के जैसे होनी चाहिए. आप बस पढ़ लीजिए, जितना समझ आया पहली बारी में दिल से पढ़ने पे बस उतना काफी. उसके बाद जो आपको याद रखने वाली बात होती है वो बार बार पढ़ के आएगी. आप 9 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए बुक को, बट उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस होगा. इट्स लाइक, होता है ना कि आपको हर एक बुक को उसका टाइम देना चाहिए. तो आप रश मत करिए. आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आ रहा है समझ, मुझे याद ही नहीं हो रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ. उस बुक को अपना टाइम दीजिए. 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको समझ आने लगेगा कि हाँ, ये चीजें मेरे दिमाग में रजिस्टर हो रही हैं. So give yourself and give that book some time. So these are the standard books, as I told you. If okay, now comes another very important question related to prelims, which is how to balance between static and current affairs. Because people have a misconception that current affairs actually overtake all the static syllabus, which is not true, I believe. क्योंकि आप ये देखिए कि करंट अफेयर से आपको पहली बारी में देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन है करंट से, बट एट द सेम टाइम उसका कहीं ना कहीं लिंकेज स्टैटिक से मिलेगा आपको. आप एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करके या कुछ ना कुछ यूज करके, अपनी टेक्टिक्स यूज करके आप उस क्वेश्चन को स्टिल अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो करंट अफेयर्स के लिए स्टैटिक को इग्नोर करना प्रीलिम्स में बहुत बड़ी बेवकूफी है. अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग रखिए, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए, सिर्फ क्रैम करने के लिए नहीं, फैक्ट उस चीज को समझने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, राइट? तो इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे. हाँ जी, इस करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए. लाइक आई टोल्ड यू कि आप एक मंथली कंपाइलेशन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा सकते हैं. बहुत सारे अच्छे कंपाइलेशन आते हैं, तो आप वो उठा लीजिए. उससे आपको एटलीस्ट चीजें रिपीट होती रहेंगी. आप उस चीज को न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं, आप उस चीज को एक डेली न्यूज एनालिसिस वीडियो भी देख रहे हैं, आप उस चीज को मैगजीन में भी पढ़ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपको याद होता रहेगा, राइट? So this is all about prelims. Now
We will go to mains. Okay. Okay. So in mains, we have 7 papers, 2 language papers. Language papers are pretty easy. You can easily do it. If you have any, difficulty, you can probably आप अपना attempt कर सकते हैं पुराने papers उठा के इंग्लिश हिंदी या कोई भी रीजन इस लैंग्वेज के, तो आपको हेल्प मिल जाएगी. उसके लिए कोई अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है. सॉरी, आई स्किप द सी सेट पार्ट राइट इन फिल्म. ओके, तो सी सेट वो आप पे डिपेंड करता है कि पेपर 2 फिल्म्स की तैयारी आप कैसे करना चाहते हैं. जैसे कि जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए थोड़ा आसान पड़ जाता है सी सेट, क्योंकि उनको अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है. मुझे अलग से सी सेट की कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में मैं अभी काम करती हूँ उसके लिए जो मैंने पेपर क्लियर करा था उसमें ऑलरेडी बहुत हाई लेवल का एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछा जाता है, तो मुझे उसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी. बट अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट रहे हैं तो आपको मुझे लगता है सी सेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सी सेट में रह जाते हैं और उनका पेपर 1 क्लियर हो जाता है, तो उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए. उसकी प्रोबेबली आप हफ्ते में 2-3 घंटे दे दीजिए, ज्यादा भी नहीं कि आप उसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, बट आप उसके लिए थोड़ा टाइम रखिए, उसको इग्नोर मत कीजिए. चलिए अब हम मेंस पे आते हैं. ओके, मेंस में जैसा कि लैंग्वेज पेपर का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बात आती है बाकी हमारे 7 पेपर्स की. पहला इज एस्से पेपर. एस्से पेपर अगेन आपका पहली चीज है प्रैक्टिस. आप एक अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आप मेन से 2-3 महीने पहले टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप 1 साल पहले भी लगा सकते हैं. आप एक मेंटोर चूज कर सकते हैं. आप अपने एसेज लिखिए, उनको दिखाइए, क्योंकि ऐसे अगर आप टॉपर की कॉपीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक उनका तरीका होता है लिखने का, काफी एंगेजिंग होना चाहिए ऐसे आपका, और उतनी सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए जो हो सकता है. सो दिस इज द की टू अटेम्प्ट द एस्से पेपर, कि आपका एक जो स्टार्टिंग है एस्से का दैट शुड बी ग्रेट. क्योंकि जैसे ही आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कुछ आर्टिकल्स राइट, अगर आर्टिकल के फर्स्ट 1 या 2 पैराग्राफ आपको ग्रिपिंग लगते हैं तो आप उसको पूरा पढ़ना चाहेंगे, अदरवाइज आप उसको जबरदस्ती पढ़ेंगे. तो आप ये सेम चीज एस्से में अप्लाई कीजिए, कि अगर आपके पहले 1-2 पैराग्राफ और स्टार्टिंग और अच्छा कंक्लूजन अगर एग्जामिनर को क्लिक कर गया तो यू आर देयर. एंड वो किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा आपको, राइट. और इसमें न्यूज़पेपर कैसे हेल्प कर सकता है? न्यूज़पेपर एस्से और एथिक्स पेपर में, फॉर एग्जांपल, चलिए यहाँ पर एथिक्स पेपर भी ले लेते हैं फॉर दैट मैटर. एस्से और एथिक्स पेपर में मेंस एग्जाम में न्यूज़पेपर सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं चाहिए, इन दोनों पेपर के लिए भी. फॉर एग्जांपल कोई एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं राइट, उनके बारे में कुछ लिखा है, कोई जैसे अभी स्पोर्ट्स पर्सन है, पैरालंपिक्स में इतने सारे लोग जीतते हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसा एस्से आ गया लेटर से कि ऑन डिफरेंटली एबल्ड पीपल या फिर कुछ और, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सब्सटैंशिएट करने के लिए, केस स्टडीज होती हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि एडिटोरियल्स में आपको बहुत अच्छे कोट्स मिल जाते हैं जो आप एस्से में कोट कर सकते हैं, अपने एथिक्स पेपर में कोट कर सकते हैं. अभी तो इसमें हिंदू में एक नया सेक्शन भी आया है, लाइक इंडियन एक्सप्रेस का ई एक्सप्लेन्ड, एंड आई डोंट रिमेम्बर दैट name of the section, where there are 2 pages in Hindu. They give very text and context. Yes, that is the one. So they explain it very beautifully. So you can pick up the case studies, codes, and everything from there and use it wisely in your essay paper, in your ethics paper. And specifically for essay paper, you should keep your language as clear, as lucid, as simple as possible. See, you are not going to impress a philosopher over there, right? आपको कैसे आर्टिकल समझ आते हैं जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, राइट.
ना कि ऐसी लैंग्वेज में जिसके लिए आपको डिक्शनरी से हर एक वर्ड समझना पड़े, राइट? तो उसी तरीके से आप समझिए कि आपको बस एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है ऐसे पेपर में, दैट इज व्हाट, राइट? अब हम एथिक्स पेपर की बात करते हैं। सी, एथिक्स पेपर एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है मेंस एग्जामिनेशन में। वो आपके स्कोर को बहुत ही इम्प्रूव कर सकता है। मतलब आप चाहें तो आप उसमें 130 मार्क्स भी ला सकते हैं, 130 प्लस, और बहुत कम एफर्ट से, बहुत कम एफर्ट से। जैसे जीएस 1, 2 और 3 में आपको काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं उतने नंबर लाने के लिए, बट एथिक्स इज लाइक कि अगर आप 1-2 महीने भी डेडिकेटेडली पढ़ाई कर लें इसके लिए, तो इट्स गुड इनफ। और दूसरा, आपकी प्रेजेंटेशन उतना ही मैटर करती है जितना आपका कंटेंट, राइट? और आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जीएस के सारे पेपर्स में 1, 2, 3, 4 में उतना ही मैटर करता है जितना कि आपका कंटेंट, बाकी कंटेंट। मान लीजिए आपके पास एक आंसर में बीच का बहुत अच्छा कंटेंट है, बट आपने उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करा, आप उसका कंक्लूजन के लिए आपके पास स्पेस नहीं बचा, तो इट एक्चुअली डिडक्ट्स योर मार्क्स। ओके, सो यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर योर आंसर। Why they want a proper structure? It actually reflects your personality, ki how structurally you can think of a situation, of an answer, right? So this is how you should go about. Okay, so we were talking about ethics paper. So in ethics paper, notes making is very important from the newspaper. Like I told you, you have to make wise use of the newspaper, not only for prelims but also for mains. You should actually make a register or notes copy specific to ethics, wherein आप जो भी कोर्ट्स, जो भी केस स्टडीज होती हैं, उनको आप लिखते रहिए। कहीं ना कहीं आपको वो आंसर्स में काम आ जाएंगे। कोई भी फिलोसोफर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके बारे में कुछ कंटेक्स्ट आया है, तो वो आप अपने नोट्स में लिखते रहिए। दे विल एक्चुअली हेल्प यू, और उनको दोबारा दोबारा रिवाइज करते रहिए, सो दैट हेल्प्स यू इन एग्जाम। When it comes to 1, 2, 3, GS 1, 2, 3, the one thing which is very common in all these papers is your presentation skills. You should actually master them before attempting mains. Okay, you can have a mentor, or you can actually give timely test in your coaching institute or whatever. If you're not taking coaching, just you can make a peer group जिसमें आप आंसर शेयर कर रहे हैं, right? So, and one more thing, you can go through the toppers copies, wherein आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो लोग आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर का, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपको किस तरीके से रखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन थिंग विच ऑलवेज वर्क्स इज फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। या तो आप कोई गवर्नमेंट स्कीम होती है उससे एंड कर सकते हैं, या फिर एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन, यस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, व्हाट ऑल वी कैन डू फर्दर, राइट? सो इट शोज अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी। Okay, when it comes to book list, let's start with GS1. So GS1 में मैंने जो फॉलो करा था अपना बुक लिस्ट, दैट वाज वही स्पेक्ट्रम। एक बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा इसके लिए, राइट? स्पेक्ट्रम आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, और नितिन सिंघानिया का आपको बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक वो बहुत ही बल्कि बुक है, आई फाइंड कि उसका पूरा जरूरी नहीं है। तो आपको बहुत ही, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, आपका पेंटिंग्स हो गया, वो कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं जो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके लिए जैसे एम्ब्रॉयडरी हो गई, जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी वाला चैप्टर भी आपको उतना उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है डिटेल में, जस्ट आपको पता होना चाहिए 1-2 एम्ब्रॉयडरीज और आर्ट्स के नाम, राइट? So this is about GS1. Dipan Chandra, normally लोग बोलते हैं कि we should study, we should read, but I actually read it like a novel, just a leisure reading, because I think कि instead of giving time to a new book or a book which is very bulky, आप एक स्पेक्ट्रम उठा के उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज अ गुड बुक एक्चुअली, वो आपको मेंस में भी काम आती है। So when it comes to GS2, again,
You cannot escape Lakshmikant. It will be there everywhere when it comes to polity. Okay, and it actually helped me in my optional also in political science. So GS2 में, और हाँ, जनरली व्हाट हैपेंस, बहुत एस्पिरेंट्स गवर्नेंस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं इसके चक्कर में, क्योंकि पॉलिटी दे थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी शुड नॉट डू, क्योंकि गवर्नेंस एक बहुत ही कंसाइज उसका सिलेबस है। तो अगर आप उसको मास्टर कर लेते हैं, उसके ऊपर आप नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं एक दो पेजेस के हर एक कीवर्ड पे, तो इट विल एक्चुअली गिव यू ह्यूज डिविडेंड इन द मेंस एग्जाम। तो आप इस तरीके से जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, जो आपको सीमिंगली अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं उस टाइम पे, तो आपको वो इग्नोर नहीं करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। No, do not give equal weightage, but do not ignore them. They will actually give you huge dividends in the mains exam. Okay, now let us come to GS3. GS3 में भी बहुत सारे aspirants actually they commit this mistake that they ignore many small topics like internal security, जिसके बहुत ही repetitive questions हैं मेंस में, नेशनलिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी में। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो ओवर ईयर्स आप देखेंगे कि पूछे जा रहे हैं, बट स्टिल एस्पिरेंट्स उनको इग्नोर करते हैं टू एक्चुअली फोकस ऑन मेन सब्जेक्ट विच इज इकोनॉमी। यू शुड नॉट डू दैट, बिकॉज वो जो 3-4 क्वेश्चंस हैं वो बार बार वही पूछे जा रहे हैं, वो आपको बहुत मार्क्स दिला सकते हैं कंपेयर टू वो सेक्शन जिसमें आपको सर्टेनिटी नहीं है क्या पूछा जाएगा। उस पर भी ध्यान दीजिए, इकोनॉमी पे भी ध्यान दीजिए, बट ये इंटरनल सिक्योरिटी और छोटे छोटे जैसे सेक्शंस हैं उनको इग्नोर मत कीजिए। ओके, नाउ इट कम्स टू कि न्यूज़पेपर से हम नोट्स कैसे बनाएं। ये जो हमारे मेंस के एग्जाम है 1, 2, 3, 4, एथिक्स का तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, बट हम GS 1, 2, 3 की बात करते हैं कि किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। ओके, सी मेंस के लिए न्यूज़पेपर से आप डेटा पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, बट उनको इतना डिटेल में मत नोट कीजिए कि आप उन नोट्स को बाद में रिवाइज ही नहीं कर पाए। राइट इट वेरी कंसाइजली, और उसको आप अलग से अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कीजिए कि ये जो डेटा पॉइंट है, दिस आई एम नोटिंग इट डाउन फॉर GS3। आपका मेंस मान लीजिए सितंबर में होने वाला है, तो उससे 6 महीने पहले आप इस तरीके के नोट्स बनाने स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप डेटा पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, फैक्ट्स, figures, and all these things. They will actually help you in the papers. Right. Okay, there is one more question which many aspirants have, that how important is it to quote data points in the mains answers? See, you do not freak out कि I am not able to remember all the data points. There is no use of it. But you should be knowing the general thing, okay, which will be actually fitted into your mind with repetitive reading of the newspapers, अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो। ओके, एंड इट इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, आप अपना आंसर सारे डेटा पॉइंट से ही भर दें और उसमें आपका कोई एनालिटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है उस आंसर में। तो आप क्या कीजिए, इट शुड बी अ गुड मिक्स, मतलब एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि हाँ, दिस फेलो इज अवेयर ऑफ दिस डेटा पॉइंट, दिस फेलो इज अवेयर कि इतने ये न्यूज़पेपर में अब रिसेंटली आया था, बट इसके अलावा जो क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको उन्हें भी एड्रेस करना है। जो वो आपसे एनालिटिकल अप्रोच मांग रहे हैं क्वेश्चन में, आपको उसे भी एड्रेस करना है। ओके, तो कीजिए, आप एक दो डेटा पॉइंट आप मेंशन कीजिए, बट डू नॉट फिल योर आंसर विद डेटा पॉइंट। यूज फ्लो चार्ट्स, यूज डायग्राम्स, एंड यूज गुड एनालिसिस of the different parts of the question. One more thing which is very important for mains is, like when I used to attempt my mock for the mains examination, what I used to do, there was a long question, I would just underline the various parts of the question. Like if there is a question in which there are 3-4 parts which I am required to address, I just round it off or I'll underline it so that I can actually go back to the question
क्वेश्चन को मैं दोबारा जाके वो डिफरेंट पार्ट्स एड्रेस कर सकती हूँ। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर एक पार्ट का सब कुछ आता है तो वो आप लिख दीजिए, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे जो उस पार्ट के लिए असाइन होंगे। बट आप थोड़ा थोड़ा सारे पार्ट्स ऑफ उसको एड्रेस कीजिए। लाइक एक क्वेश्चन में 3 मेन पार्ट्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबको एड्रेस कीजिए इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम टू 1 or 2 पार्ट्स excessively, right? One more thing which is very important in mains is to stick to the word limit. When I was attempting my first mock, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ आता है उस क्वेश्चन में और मुझे सब कुछ लिख देना है। तो उससे हो क्या रहा था, मेरे कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे, 4-5 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही थी एक पेपर में। देन आई फिगर्ड आउट कि मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा लिख रही हूँ जितना नहीं लिखना चाहिए, उससे मेरी हैंडराइटिंग भी खराब हो रही है। So I actually practiced it. I started writing big enough letters so that I do not get the urge to write more. My space is finished in those few letters only, right? So you have to practice it. You have to take a test series for essay, ethics, for general studies to master this skill, to actually find your own comfort zone, find your own space जहाँ पर आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, बट आपको उनके फीडबैक पे काम करना पड़ेगा। दैट एक्चुअली हेल्प्स। ओके, एंड जनरली हमारा मेंस में 2 पेपर एक दिन होते हैं, तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप उसी टाइमलाइन में उन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। लाइक आप सुबह एक 9 से 12 अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर 2 से 5, तो आपको हैबिचुएटेड हो जाते हैं उस सिचुएशन से, राइट? ओके, तो मेंस में नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मेंस से पहले 4-5 महीने के उनके डेटा पॉइंट्स, कोट्स वगैरह आप अपने नोट्स में बना के रखिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, वो आपको बहुत हैंडी आएंगे एग्जाम्स में, राइट? नाउ वी कम टू ऑप्शनल पेपर। ओके, तो ऑप्शनल में जो सबसे पहला क्वेश्चन एस्पिरेंट्स को होता है कि किस तरीके से चूज करें ऑप्शनल, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा ऑप्शनल चूज करने का। See, how it worked for me was I first went through syllabus of all the optionals, public administration, political science, and all of that. So I first wanted to choose an optional whose syllabus was looking very kind of driving to me. I was driven towards the syllabus. So political science and public, I actually drilled down it to 2 subjects, public administration and political science and international relations. उसके बाद मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट था, मेरी प्रायोरिटी क्या थी, लाइक उस टाइम पे मैं वर्किंग थी व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो आई वांटेड अ सब्जेक्ट जिसमें ओवरलैप हो जीएस के साथ थोड़ा, और अगर कुछ करंट भी हुआ तो आई वुड मैनेज विद द न्यूज़पेपर रीडिंग, बट आई वांटेड समथिंग जिसका ओवरलैपिंग जीएस से काफी हो। तो सिंस मैं पॉलिटिकल साइंस और आईआर का सिलेबस मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा था जिसको मैं बार बार पढ़ सकती हूँ, कितना भी टाइम दे सकती हूँ, और दूसरा उसका ओवरलैप भी काफी था जीएस के साथ, तो मैंने वो चूज कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि इस ये ऑप्शनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं यही चूज करूं। आपको पहले खुद भी तो लगना चाहिए ना, बिकॉज ऑप्शनल इज समथिंग कि आपको ऐसा नहीं चलेगा कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया तो उसका हो जाएगा। सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उसको। तो आपको एक्चुअली ऐसी चीज चूज करनी है जिसके लिए आप ड्रिवन हो, जिसका आपको देख के लगे कि अगर ये पढ़ना है तो मैं दिन के 4-5 घंटे भी पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। तो आपका जो कंसिडरेशन होना चाहिए ऑप्शनल चूज करते वक्त, वो होना चाहिए कि मैं कितना इन्वेस्ट कर सकती हूँ टाइम इसमें, कितना ड्रिवन फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ इस सब्जेक्ट के लिए, नॉट कि कितना स्कोरिंग ये ऑप्शनल हो सकता है मेरे लिए, राइट? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको चाहिए होता है कि मेरा सिलेबस सिर्फ स्टैटिक हो, I don't want to deal with the subject
जिसमें बहुत ही करंट अफेयर्स अपडेशन हो, तो उनके लिए वो सब्जेक्ट भी सही है, बट आपके ये क्राइटेरिया दिमाग में क्लियर होने चाहिए। डोंट गेट इन्फ्लुएंस कि उसने ये सिलेक्ट करा है तो मैं भी ये कर लूँ, मेरे फ्रेंड ने ये करा है, तो इट शुड बी योर कॉलिंग। एंड वंस यू डिसाइड योर ऑप्शनल, गिव योर बेस्ट टू इट, दैट्स इट। ओके, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। उसकी तैयारी मैंने कैसे करी ये मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। उसका बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो करा वो था ओपी गाबा का पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट by O.P. Gaba, Western Political Thought by O.P. Gaba again. And then there is one Oxford Companion to Indian Politics book, which is very good for paper one. And then obviously Lakshmi Kant's book. And then there is Andrew Haywood book for foreign policy. So these are 5 to 6 books which I studied for my optional. Apart from that, I actually got great help from this online platform, Preeti classes. They have a YouTube channel as well. So, and their test series as well. So I joined their test series, and what great was about test series was uh, उन लोग स्लीपी क्लासेस ने एक्चुअली सारे एडिटोरियल्स जो पिछले 1 साल के थे, जो कि सेकंड पेपर में बहुत जरूरी होते हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के, स्कॉलर्स के नेम के साथ उनका क्रब, वो सब उनकी टेस्ट सीरीज का पार्ट था। तो इट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। और उनका जो एग्जामिनर थे, जो टेस्ट सीरीज में मैं मॉक टेस्ट लिख रही थी अपने ऑप्शनल के, दे वर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू मी। अगेन, ऑप्शनल एक अलग सब्जेक्ट होते हैं और उसमें बहुत टेक्निकलिटी चाहिए होती है, तो आपको उसके लिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और अच्छे से फीडबैक को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो नाउ हमने कवर कर लिया कि ऑप्शनल चूज कैसे करा जाए। प्रिपरेशन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज तो इनएविटेबल है, वो आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए फीडबैक के लिए। बुक लिस्ट आई हैव शेयर्ड विद यू। Okay. Now the next question, which is very common among aspirants, is how to do answer writing. See, there are many ways. आप अपना एक पीयर ग्रुप बना सकते हैं। जो लोग कोचिंग के फेवर में हैं वो कोचिंग उसके साथ ले सकते हैं जो मंथली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं या आपको टाइमली टेस्ट देते हैं और फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, राइट। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो अपना पीयर ग्रुप बना सकते हैं या फिर कोई मेंटोर चूज कर सकते हैं अपने आंसर्स को चेक करवाने के लिए। बट इट्स नॉट लाइक कि आप अपनी तैयारी करते रहें और आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो इट वुड नॉट हेल्प यू। आपको अपनी तैयारी के लेटर से 5-6 महीने बाद आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट करनी ही चाहिए। जब आपको थोड़ा होल्ड हो जाए सब्जेक्ट पे, टॉपिक्स पे, हर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद एक टेस्ट दीजिए। और अगर सब्जेक्ट खत्म होने से पहले आंसर राइटिंग करनी है तो आप डेली कर सकते हैं और सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं, बट आपका एक मेंटोर होना ही चाहिए आपके आंसर चेक करने के लिए और आपको फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। तो ये तो बात है ही रेगुलर प्रिपरेशन के टाइम पे। मेंस से पहले तो टेस्ट सीरीज का हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं कि आपको जनरल स्टडीज के लिए भी टेस्ट सीरीज, एफए के लिए टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, देन ऑप्शनल के लिए भी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। एंड अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से अटेम्प्ट कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। इट्स नॉट लाइक कि अगर 3 घंटे का पेपर है आप घर में 4-5 घंटे में करके सबमिट कर रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो इट वुड नॉट हेल्प यू। द रियल टेस्ट इज एक्चुअली टू राइट द क्वालिटी कंटेंट इन दोज 3 hours, right? So you have to be brutally honest with you while attempting exams at home. So this is very important. आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, पीयर ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एंड डेली आप कुछ टाइम रख सकते हैं जहां पर आप सब अपना आंसर शेयर कर रहे हैं एंड फीडबैक ले रहे हैं। Okay, now one very common question is how important is it to analyze previous year papers both for prelims and mains?
आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बिकॉज इट इज नॉट एनी रेगुलर एग्जाम जिसमें आपसे सिंपली फैक्ट पूछ लिए जाएंगे और आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में टिक करके आ जाएंगे, हो जाएगा. नो नो नो, it is actually a test of your whole personality. So whole personality as well as how analytically you can think. तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर इस तरीके से हेल्प करते हैं कि आपको पहली बात ये पता चलती है कि क्या पूछा जा रहा है. मतलब अगर कुछ चीज न्यूज में चल रही है तो उसमें से भी ऐसा नहीं ना कि सारी चीजें ही पूछी जाती है जो न्यूज में चल रही हैं, कुछ चीजें पूछी जाती हैं, राइट. तो यू शुड गेट अ हिंट ऑफ इट कि इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो क्या पूछा जा सकता है और किस तरीके से पूछा जा सकता है. इट्स नॉट लाइक बहुत सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा. अगर एक टॉपिक है उसकी किस किस एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है, राइट. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये चीज करने में हेल्प करते हैं, राइट, कि ये आपका एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं कि किस तरीके से एक टॉपिक पूछा जा रहा है और अगर अभी करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक चल रहा है तो मैं इसको कैसे प्रिपेयर करूं. सेम थिंग विद मेंस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर. लाइक मैंने आपको जीएसटी का एग्जांपल दिया था, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म में, नक्सलिज्म एंड ऑल ऑफ दैट टेररिज्म. तो आपको एक्चुअली वो पता चलता है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं एथिक्स पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में दोबारा आ सकते हैं वही क्वेश्चन. तो not all, not GS 1, 2, 3, but yes, specifically for ethics and internal security section. तो आपको काफी हेल्प मिलती है उस चीज से. नेक्स्ट वेरी कॉमन क्वेश्चन इज कोचिंग ले या ना ले. सी, it depends on you completely. Do not make it an ego issue. I have known a few people who actually think कि मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ एंड आई वुड क्लियर इट दैट वे ओनली, राइट. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मैं कोचिंग पे ही सब कुछ छोड़ रहा हूँ एंड मेरा हो जाएगा क्लियर. सी नो, these two ways are completely worthless. They would not yield you any dividends. तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वर्किंग, राइट. आई कुड नॉट टेक द लिबर्टी ऑफ वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर. आई वॉन्टेड अ प्रॉपर गाइडेंस, सो आई वॉन्टेड टू टेक कोचिंग. तो मैं कोचिंग लेना चाहती थी ताकि मुझे इधर उधर ना भटकना पड़े. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो, जैसे मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग है, तो मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करूं, क्या क्या होता है, सिलेबस एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था. बट हो सकता है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, आपको ऑलरेडी काफी कुछ पता है इस एग्जाम के बारे में, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आप मत लीजिए कोचिंग. मटेरियल की कोई डर नहीं है मार्केट में, आपको सब कुछ, सारे नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा. तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. ओके, इट्स नॉट लाइक कि कोचिंग जो सब लेते हैं उनका क्लियर होता है या फिर जो सारे सेल्फ स्टडी करते हैं उनका क्लियर होता है. इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स. ऐसा नहीं कि कोचिंग लेंगे तो आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको गाइडेंस मिल जाता है, आपको डायरेक्शन मिल जाता है, राइट. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑप्शनल की कोचिंग के लिए, सिंस आई वाज वर्किंग, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं साथ साथ जनरल स्टडीज और ऑप्शनल की भी कोचिंग लूँ. तो मैंने ऑप्शनल की कोचिंग थोड़ा लेट शिफ्ट कर दी थी अपनी, व्हेन आई एक्चुअली फेल्ट कि अभी जनरल स्टडीज का थोड़ा सा बर्डन लाइट हो गया है मेरे ऊपर. तो आई स्टार्टेड विद माई ऑप्शनल कोचिंग. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू एंटायरली कि आप कब कैसे कोचिंग लेना चाहते हैं, किस मूड में लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन लेना चाहते हैं. इनिशियली आई एनरोल्ड फॉर ऑफलाइन कोचिंग क्योंकि मुझे लगता था कि शायद वो कॉम्पिटिटिव स्पेस में आई वुड बी एबल टू डिलीवर माई बेस्ट. बट मेरा ट्रैवलिंग में टाइम काफी वेस्ट हो रहा था. तो जब पैंडेमिक की वजह से मेरी कोचिंग हाइब्रिड मोड में हो गई एंड आई शिफ्ट टू ऑफलाइन बैच, आई फाउंड इट वे बेटर. मतलब my time was saved, my mental peace was intact, I did not have to go through traffic, right. So
it depends on you. Do not have those biases ki people who are taking offline coaching, they would be able to perform better and I would be left behind. No, it all depends on how much efforts you are going to put. Okay, so take coaching if you want to, self study if you have enough time, and you if you have the leverage to wander here and there for some time. So yeah, it depends on you completely. Okay, so now the next question which comes to aspirants mind is कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए नहीं, without a doubt, without a doubt. I would say कि after newspaper, what is most important is joining test series and assessing your performance at every stage of the exam. Okay, so टेस्ट सीरीज आप प्रीलिम्स की भी ज्वाइन कीजिए और मेंस के लिए भी ज्वाइन कीजिए, ये आप इग्नोर कर ही नहीं सकते. Okay, now the next questions which come across are regarding NCRTs. Whether how important are NCRTs, how should we read NCRTs? See, NCRTs, it depends actually, you should read or not. Like I told you my case, I was completely out of touch from the syllabus of art subjects since my 10th class. So I actually needed to brush up my concepts before actually plunging into the preparation. ओके, सो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी. बट आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन ही मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में करी है या फिर इकोनॉमिक्स में करी है, आपने 11th-12th में भी आर्ट्स लिया था, तो आपको तो वो सब पता ही है, राइट? आपने वो सब पढ़ा ही हुआ है और जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आप स्टार्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे और आप सिर्फ वो पढ़ के क्लियर कर सकते हैं. नो, ओवर एंड अबव दैट आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटीज आपको बेस प्रोवाइड कर देती हैं, स्पेशली उन लोगों को जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है या फिर आर्ट्स नहीं है, राइट? बाकी अगर आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहें तो एक बारी को स्किप कर सकते हैं, अगर उन्हें कॉन्फिडेंस है कि दे नो ऑल ऑफ दैट. ओके, एनसीईआरटी का बेसिक पर्पस होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर करना. ओके, जो बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में एंड हिस्ट्री में, हिस्ट्री में, तो आप ये सब क्लियर कर, ज्योग्राफी में ये सब आप एनसीईआरटी से क्लियर कर सकते हैं. तो जैसे मेरे लिए मुझे 2-3 रीडिंग एनसीईआरटी करनी पड़ी थी. अब बात आती है कि हम पढ़े कैसे एनसीईआरटी. एनसीईआरटी आप पहली बारी में तो एज आई से कि हर एक बुक को आप नॉवल के जैसे पढ़िए. आप उससे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको कुछ याद रहेगा, बस समझने की कोशिश कीजिए जितना आपको याद रहता है. ओके, उसके बाद आप सेकंड और थर्ड रीडिंग में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके दिमाग में कुछ बैठेगा. ओके, व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, हमने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है कि कुछ एस्पिरेंट्स की क्वेरीज होती हैं कि हम करंट अफेयर्स किस तरीके से करें. सी, न्यूज़पेपर आप इग्नोर नहीं कर सकते. कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम डेली न्यूज एनालिसिस कोई सुन रहे हैं या फिर कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं मंथली, तो हम न्यूज़पेपर स्किप कर सकते हैं. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी ऐसा सोचा करती थी, बट नो, इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, नॉट एट ऑल. आप न्यूज़पेपर नहीं स्किप कर सकते, कभी नहीं कर सकते. इट मे सो हैपन कि स्टार्टिंग में आपको पूरा न्यूज़पेपर समझ नहीं आ रहा है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, राइट? आपको 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग रहे हैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में, इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं. तो यकीन मानिए कि ये धीरे धीरे सही होता चला जाएगा. डोंट गिव अप होप एंड डोंट गिव अप योर मोटिवेशन. ओके, आप प्रोबेबली आप तैयारी के 3 महीने बाद स्टार्ट कर दीजिए रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना, बट आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पहले दिन आपको सब समझ आने लग जाएगा, लेकिन उसको छोड़िए मत, राइट? ओके, एक ये भी क्वेश्चन होता है कि मैगजीन्स को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि जनरली ये जो करंट अफेयर मैगजीन्स हैं इनमें काफी डिटेल्स होती हैं. आर ऑल दोज डिटेल्स रिक्वायर्ड? सी, आई वुड लाइक टू से कि इन दिस केस कि आप क्रैमिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए. ओके, आप उसको रिपीटेडली पढ़िए, 2-3 बारी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एक्चुअली. लेकिन अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा है ना, तो डू नॉट पैनिक, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको प्रीलिम्स में कि नॉलेज से ज्यादा जरूरी है कि आपको आपकी टैक्टिक्स, आपकी टेक्निक वो कितना काम आती है.
तो अगर आपको एक टॉपिक में से 6-7 चीजों में से आपको टाइम पे सिर्फ 3-4 चीजें भी याद आ पा रही है ना, तो इट इज गुड इनफ। तो आप ज्यादा क्रैम करने पे ध्यान मत दीजिए, टॉपिक को समझिए भी सही कि क्या हो रहा है उसमें, राइट? उसका कंटेक्स्ट क्या है उस टॉपिक का, तो वो समझना भी बहुत जरूरी है। नोट्स बनाने की आई डोंट थिंक जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैगजीन्स उसी फॉर्मेट में होती हैं कि नोट्स बने होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने में इतना परेशान मत होइए कि आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उस चक्कर में एक्चुअली। बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे जिनके नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, ऑप्शनल के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और कुछ लोगों के ये भी डाउट्स होते हैं कि किसी और के नोट्स हम पढ़ सकते हैं या नहीं। तो सी पर्सनली आई बिलीव कि मैं किसी और के नोट्स नहीं पढ़ सकती, क्योंकि अपने नोट्स बनाए हुए लोग सब अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं, मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाती हूँ। कि मेरे लिखे हुए नोट्स ये भी हो सकता है कि अगर मैं आपको दिखाऊं आपको समझ ही ना आए कि उनमें लिखा क्या हुआ है, तो आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे। ओके, ऑप्शनल के नोट्स आप अपने खुद बनाएंगे। लेटर से आजकल ऑप्शनल के काफी नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, बट आप उन ऑप्शनल्स के भी, लेटर से शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, स्लीपी क्लासेस के नोट्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, आप उन नोट्स को पढ़ के आप उसके और कंसाइज अपने नोट्स बनाइए। क्योंकि बिलीव मी, आपको जब मेंस से 2 दिन पहले आपको वो रिवाइज करने में बहुत इजी रहते हैं, आप उनको 10 बार भी पढ़ सकते हैं, बट आप किसी दूसरे के लिखे हुए नोट्स दोबारा दोबारा नहीं पढ़ सकते। Now the question which haunts many people is when to start the preparation. See, best case, it takes around 2 years to clear the exam. Best case. If you are going to clear it in one attempt only. Why? Because 1 साल तो आपको प्रीलिम्स से पहले प्रिपरेशन करने में लग जाएगा। 1 साल तो एग्जाम ही चलता रहता है, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू। तो 2 साल तो आप मिनिमम रखना ही पड़ेगा आपको। तो आप उस हिसाब से अपना विंडो देख लीजिए, जब आपकी लाइफ में थोड़ा मेंटल पीस है, आप थोड़े सिक्योर हैं, यू कैन गिव दिस एग्जाम 2 years। एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली कि आपको सब कुछ छोड़ के ही इस एग्जाम की तैयारी करनी है। आई वॉज वर्किंग फुल टाइम ड्यूरिंग दीज 2 years। तो आप जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों की फैमिलियर नीड्स होती हैं कि दैट दे हैव टू वर्क, दे कैन नॉट लीव एवरीथिंग फॉर दिस एग्जाम, राइट? Completely understandable. You can prepare for this exam while doing a job. It is completely doable. The next question is how many hours to devote to clear this exam? See, this I find this a very cliche and very nice question, because the number of hours are really not important. What is important is how invested you are in those number of hours. आप अगर 8 घंटे बुक लेके बैठे रहे लेकिन आप इतना डिप्रेस्ड हैं कि आप कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा उन 8 घंटों का, राइट? और अगर आप 4 घंटे भी पूरी तरीके से एकदम यू आर अवेक, यू आर कम्प्लीटली एनर्जाइज्ड, यू आर कम्प्लीटली मोटिवेटेड, आप उतना पढ़ लेंगे जितना आप 9 घंटे में नहीं पढ़ सकते। तो आप अपना टाइम डिसाइड कीजिए। जैसे मेरा जो था, मैं आई एम वेरी प्रोडक्टिव इन मॉर्निंग आवर्स। मैं 5 बजे से लेकर ऑफिस जाने से पहले 9-10 बजे तक आई कैन स्टडी एंड इट विल गेट रजिस्टर्ड इन माई माइंड वेरी नाइसली। तो मेरा वो जो 4-5 घंटे थे, दे वर लाइक वेरी प्रेशियस टू मी। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है आपका कि वो कौन सा दिन का टाइम होता है जब आप एकदम यू आर हाईली चार्ज अप, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर आप एक जॉब करते हुए 6-7 घंटे भी निकाल पा रहे हैं इन बेस्ट ऑफ द डेज, तो इट इज गुड इनफ। 6-7 घंटे से ज्यादा जरूरत नहीं है अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्टेड होकर तैयारी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू कीप अप द मोटिवेशन। Okay, is this again? This question I feel is very cliched question, and see, motivation is very much overrated. Okay, you have to find your own reasons to start preparing for this exam. आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, क्यों बनना चाहते हैं आप सिविल सर्वेंट? पहले आप खुद के लिए जवाब ढूंढिए, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। एंड आप मोटिवेशन का वेट मत कीजिए कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, पूरा दिन टॉपर्स की वीडियोस देखने में लगा दिया और कुछ पढ़ा नहीं। ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता, और मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहता। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। नहीं मन कर रहा, आप तब भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, शायद आधे घंटे बाद मन बन जाएगा आपका पढ़ने का, राइट?
So motivation is very, very, very overrated and consistency is way underrated. आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए अपनी. ओके, मोटिवेशन फ्लक्चुएट होता रहेगा. कभी किसी दिन बहुत ज्यादा रहेगा, कभी किसी दिन बहुत कम रहेगा, राइट? तो आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए कि अपने मेंटोर से बात करते रहिए एंड डू नॉट वेस्ट सो मच ऑफ टाइम ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया इन सर्च फॉर मोटिवेशन, राइट? आप अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे उस तरीके से. ओके, नेक्स्ट वी कम टू टाइम टेबल कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं. ओके, अगेन मैंने आपको पहले बताया कि आप पे डिपेंड करता है. मेरे लिए मेरा जो प्रोडक्टिविटी होता है, एनर्जी लेवल होता है, वो मॉर्निंग में हाई होता है, तो मैं मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करती हूँ. इट में सो हैपन कि आपके लिए शाम को ऐसा टाइम हो, राइट? तो आप शाम को पढ़ सकते हैं, लेकिन 6-7 घंटे एवरीडे रखिए एग्जाम के लिए. ओके, नाउ मीडियम कैसे चूज करें हम एग्जाम का? अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू. जैसे मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सीबीएसई बोर्ड से हुई है, राइट? तो आई वांटेड टू गिव द एग्जाम इन इंग्लिश ओनली. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है आप दे सकते हैं. कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, राइट? तो आप यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया का. जैसे स्लीपी क्लासेस एक बहुत अच्छा चैनल है. ओके, वहां से आप क्लासेस और लेक्चर्स ले सकते हैं. तो बट डोंट ओवर यूज इट. Is going to Delhi very much required? I would say no. You can do it at home. You can join any online coaching, but going to Delhi is not like you have to go. Okay. I have covered, I think, all the aspects. And yes, one more thing I would like to say. There are few tips which I would like to give. First is go through the syllabus of each and every paper very thoroughly. Do not skip newspapers, and you should take breaks, like keep 1 day off a week. Okay, so you have to take care of your mental health also. So if you feel very exhausted, take a day off in a week and start all over again. Okay, and for working people specifically, do not waste time. If you are walking and you can listen to a half an hour video or 15-minute video, utilize that time, because time is very important for working people specifically. So this is from my side. Now I would take questions from you guys. So you can post your questions on chat box. I would try to answer as many as possible. How many months can we take to finish the NCRTs? See, I would say if you are like me from an engineering background, 2 months are more than enough. And if you are from arts background and still you want to do NCRTs, 1 month is more than enough. How many attempts did I take? So it was 2 attempts. How to make notes on syllabus? See, syllabus, you have to go through syllabus and pick up the important keywords from the syllabus. Like in governance, there is one word, accountability. Make 1.5 page notes on it to keep it for revision before mains. Strategy for beginners during graduation. Start with NCRTs during your graduation, but do not, trouble yourself so much. First, finish your graduation properly, give your exams properly, and to go about, you can start with NCRTs. You can make it a habit that you read newspaper daily. You can pick up a current affairs magazine and be regular with it. Yes, and you can start with, after that you can start with static books like Lakshmikant, Spectrum, and all of that. How to evaluate answers online? Okay, so there are some daily news analysis video which ask you to submit a answer weekly. So you can approach them, like one is of Rouse IS, you can do that. Is it important to make point-wise notes on syllabus? Yes, for few paper it is, like for ethics, for governance, it is. How many times to cover NCRT? 3 is good enough. 3 is good enough for people like me who were from engineering background. Otherwise, for arts people, less number of attempts are okay. How to check our progress? Sometimes I feel down. Motivation, as I said, it won't be there always.
You have to deal with it. You just go out, talk to your friends, take a break, exercise, run, yoga, do anything, but you have to bring yourself up. ओके, रोड मैप क्या होना चाहिए? रोड मैप मेरे हिसाब से आपका यही होना चाहिए कि आप पहले एनसीईआरटीज कीजिए, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ने की 2-3 महीने बाद आदत डालनी स्टार्ट कीजिए, मैगजीन पढ़िए टाइमली और स्टैटिक सिलेबस की एक एक सब्जेक्ट उठा के बुक कवर करके देन यू डू दैट, राइट? ओके, नाउ वी कम टू इंटरव्यू। सो इंटरव्यू की आप तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका है हॉबीज डेवलप करना। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो और बहुत अर्ली स्टेज पे हैं तो टेक अप हॉबीज एंड व्हेन इट कम्स टू द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द इंटरव्यू आप उससे 1-2 महीने पहले बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज अटेंड कीजिए टू एक्चुअली गेन दैट कॉन्फिडेंस। ओके, ओके, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। Thank you so much for being here. Thank you so much for being here. It was a great session. Thank you so much. Now I think we are good to end this stream. Okay. Bye. Thanks.